डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित और मैं आपके प्यारे पांडे सर। आज का यह टॉपिक देख करके शायद आप समझ गए हों। नहीं समझ में आया हो तो मैं आपको बता दूं कि इसके पहले मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी में ऑपरेशन मैनेजमेंट में काफ़ी सारे टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं। उसमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस जो हमने पढ़ाया था। Basically, TPM is a program that is used to improve the productivity and performance of the organization। लेकिन जो TPM के 8 पिलर्स हमने बताए थे, TPM के काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट जो बताए थे, एलिमेंट्स जो बताए थे, उस प्रोग्राम को जब एलिमेंट इम्प्लीमेंट करते हैं तो वह प्रोग्राम हमारा सक्सेस हुआ कि नहीं। जैसे आप पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई में सक्सेस हुए कि नहीं, कैसे मेजर करते हैं? विद द हेल्प ऑफ एग्जामिनेशन कि हाउ मच डिड यू स्कोर इन योर एग्जाम मार्क्स। तो वह मार्क्स ही आपका परफॉर्मेंस जो है शो करता है। सिमिलरली ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस इज ए टूल दैट इज यूज्ड टू मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विद द हेल्प ऑफ टीपीएम। कहने का मतलब कि टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस एक टूल है और उस टूल से परफॉर्मेंस कंपनी की बढ़ती है, बढ़ी कि नहीं कैसे आप मेजर करेंगे? तो बेसिकली दैट इज द टूल ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस। आइए इसके बारे में जो अभी हमने थोड़ा सा बताया इसके बारे में डिटेल पढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखें कि ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस क्या है, तो वो हमने आपको बता दिया, ठीक है ना। तो जो है इसका मतलब कहें कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए जो है प्रोडक्टिविटी मेजर करने के लिए यह एक टूल है, ठीक है ना। इट इज द गोल्डन टूल, ठीक है ना, जैसा कि आपको यहाँ पे लिखा हुआ भी है, ठीक है ना। और बेसिकली ये गोल्डन टूल तो है, लेकिन ये कैसे मेजर करता है परफॉर्मेंस को, ठीक है ना। तो 3 इसके पैरामीटर्स हैं दोस्तों: अवेलेबिलिटी ऑफ द मशीन और इक्विपमेंट, परफॉर्मेंस ऑफ द इक्विपमेंट एंड क्वालिटी दैट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड विद दैट इक्विपमेंट। अब इन तीनों को क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। और तीनों को मल्टीप्लाई करके जो भी परसेंटेज निकलेगा, परसेंटेज के टर्म में जनरली निकलता है, तो परसेंटेज के टर्म में आप देख लीजिए कि पहले कितना था और आज कितना है, तो इस बीच में कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है, इससे आपका निकल जाता है, ठीक है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस का यही है, लेकिन आज हम लोग इसको काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे, काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। आइए एक एक चीज़ जो पढ़ते हैं और अंतिम तक वीडियो को बड़े ही प्यार से इत्मीनान से देखिए। अब सबसे पहले हम जाए थोड़ा सा टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस में, तो आपको थोड़ा सा याद दिला दें कि टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस के 8 पिलर्स थे। कौन कौन से? कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट जिसको कैजन सिस्टम बोले थे, ऑटोनोमस मेंटेनेंस, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस या क्वालिटी मेंटेनेंस, ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, ठीक है, मॉनिटरिंग, क्वालिटी मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन दैट मीन्स की ऑफिस टीपीएम, और सी एस एच ई सेफ्टी हेल्थ एंड इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन। और ये सारे के सारे पिलर्स बेस्ड हैं किस पे? 5S टेक्नोलॉजी, जो कि आपका जो है स्टैंडर्ड, जो है सरफेस, जो है नीट एंड क्लीनलीनेस, ठीक है ना। ये 5S जो टेक्नोलॉजी है आपका, उस पे ये जो है स्टैंडर्डाइजेशन, इस तरह से ये 5 टूल जापानीज टेक्नोलॉजी है। और टीपीएम का पूरा ओवरऑल जो एम था, ऑब्जेक्टिव था, वो ये था कि जीरो ब्रेकडाउन हो, जीरो डिफेक्ट प्रोड्यूस्ड हो और जीरो एक्सीडेंट हो। अब इन चीज़ों को जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं कंपनी के अंदर, तो काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट हमने पिछले वीडियो में बताए हैं, लेकिन आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि ये जो कॉन्सेप्ट हम जो है इम्प्लीमेंट करते हैं इंडस्ट्री में, तो कंपनी को प्रॉफिट तो होगी नो डाउट, लेकिन कितनी प्रॉफिट होगी, कितनी हुई, ये कैसे मेजर करेंगे? उस मेजर करने का ही जो है टूल है ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस। अब मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्टिविटी को मेजर तो करेंगे, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्टिविटी क्या है ये थोड़ा सा जान लें। बेसिकली एनी काइंड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज कंटिन्यूअसली नीड टू इम्प्रूव एंड देयर इज ऑलवेज रूम फॉर द इम्प्रूवमेंट। हर व्यक्ति में भी, कंपनी में भी और हर जगह इम्प्रूवमेंट के चांसेस तो होते हैं, ठीक है ना।
बट वो इम्प्रूवमेंट हुआ कि नहीं वो कैसे मेजर करेंगे? तो बेसिकली देयर मस्ट बी एन इंडिकेटर टू मेजर द परफॉर्मेंस। और ये जो मेजरमेंट जो है प्रोडक्टिविटी का या इम्प्रूवमेंट का, ठीक है ना, जो चीज आप मेजर नहीं कर सकते उसको इम्प्रूव भी नहीं कर सकते, दैट इज वेरी मच राइट। बट एट द सेम टाइम हाउ विल यू मेजर? तो एक परफॉर्मेंस मैट्रिक्स, ऐसे तो अनेकों परफॉर्मेंस मैट्रिक्स है, लेकिन आज जो हम मेथड्स की बात करने वाले हैं वह है ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस। और इसका इवोल्यूशन 1980-1990 के बीच में हुआ था। और बेसिकली इट वाज द टर्निंग पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ परफॉर्मेंस मेजरमेंट। अब यदि बात करें तो ओवरऑल इक्विपमेंट जो है क्वांटिफाई करता है इफिशियंसी को और इफेक्टिवनेस को। ठीक है, कि हाउ मच इफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली द वर्क इज गोइंग ऑन। बेसिकली जब हम मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम की बात करते हैं तो बहुत सारे इनपुट रहेंगे आपके पास, कुछ आउटपुट मिलेंगे, कुछ स्क्रैप भी आएंगे, और इनके बीच में काफ़ी सारे पैरामीटर्स होते हैं। लेकिन इन पैरामीटर्स के बाद सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम परफॉर्मेंस को मेजर कैसे करें कि हमारी परफॉर्मेंस सही है। ठीक है, तो दैट इज दी टूल। जैसे आप मेजर करते हैं, मान लीजिए कि आउटपुट आपको बहुत ज़्यादा मिल गया, ठीक है ना, बट क्वालिटी सही नहीं मिला, product is going to be rejected by the customer, then again is a problem. If employees of the company is not satisfied, then again one problem, ठीक ना। तो that is, there are so many parameters. Out of all those parameters we have found overall equipment effectiveness is one of the most important tool to measure the performance. अब ये मेजर कैसे करता है? तो ये मेजर करता है आपके टाइम बेस्ड के उस पे, ठीक है ना। अब देखिए, जैसा कि हमने बताया कि एक आप बेंच मार्क रखते हैं कि आपकी पहले ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस निकालते कैसे हैं उसको हम समझें। अब निकालते कैसे हैं? तो ओवरऑल इक्विपमेंट के तीन बच्चे हैं: अवेलेबिलिटी ऑफ द इक्विपमेंट, क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट दैट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय दैट इक्विपमेंट, एंड परफॉर्मेंस ऑफ द मशीन। अब इनको कैसे निकालते हैं, ध्यान दीजिए। सबसे पहले आप 24 घंटा में मान लीजिए प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो ये टोटल प्रोडक्शन टाइम हो गया। लोडिंग टाइम दैट मीन्स की जो एक्चुअल वर्किंग है, ठीक है ना। उसके बाद नेट प्रोडक्शन टाइम। नेट प्रोडक्शन टाइम का ये होता है कि जैसे 8 घंटा के लिए आपने जो है मशीन ऑन किया, तो कोई जरूरी नहीं कि पूरे 8 घंटा जो है वर्क उस पर चल रहा है। हो सकता है कि ऑपरेटर बीच में जो है उसको स्टैंड बाई करके लंच के लिए चले गया हो या वॉशरूम चले गया हो, ठीक ना। तो दैट इज द नेट प्रोडक्शन टाइम। नेट ऑपरेटिंग टाइम, अब मशीन चल रहा है तो हमेशा प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है ऐसा नहीं है। हो सकता है कि बीच में मेंटेनेंस के लिए रोकना हो, या प्रोडक्ट में कोई फॉल्ट आ गया हो, ठीक ना, या सेटअप टाइम हो, जैसे मशीन पे जॉब लोड करने में कुछ तो टाइम लगेगा, ठीक है ना। दैट इज द ऑपरेटिंग टाइम। एंड वैल्यूएबल ऑपरेटिंग टाइम दैट मीन्स कि जिसमें जो है क्वालिटी प्रोडक्ट आपको मिला। आपने 50 प्रोडक्ट बनाया, ठीक है ना, एक्चुअल में आपका 40 प्रोडक्ट ही सही निकला, और जो है 10 प्रोडक्ट खराब निकल गया, तो वो क्या हुआ, एक्चुअली लॉस हुआ। तो वो ऑपरेटिंग टाइम तो है, लेकिन नेट ऑपरेटिंग टाइम में आएगा, बट वैल्यूएबल ऑपरेटिंग टाइम में वो नहीं आएगा। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ टाइमिंग्स दैट आर बीइंग यूज्ड इन ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस। अब जो टाइम का आपने देखा, एक तो लोडिंग टाइम हो गया, दूसरा ऑपरेटिंग टाइम, जो डाउन टाइम लॉस को आप हटा दीजिए तो लोडिंग टाइम में डाउन टाइम लॉस को हटा दीजिए तो ऑपरेटिंग टाइम, और ऑपरेटिंग टाइम में स्पीड लॉस को हटा दीजिए तो नेट ऑपरेटिंग टाइम, और इसके अंदर से जो है डिफेक्ट को हटा दीजिए तो वैल्यूएबल ऑपरेटिंग टाइम। तो एक्चुअल जो आपके पास टाइम मिलता है, आपके पास था मान लीजिए 8 घंटा, लेकिन एक्चुअल इतना ही मिला आपको, ठीक है। अब इसके अंदर जो 6 मेजर लॉसेस है, ठीक है ना। अब कौन कौन से लॉस हैं, ठीक है ना। डाउन टाइम के चलते क्या होगा, इक्विपमेंट फेल्योर हो गया, ठीक है, दैट मे गो इनटू ब्रेकडाउन मेंटेनेंस। उसके बाद सेटअप एंड एडजस्टमेंट लॉसेस, ठीक है ना, सेटअप जमाने में, क्योंकि आप जैसे फोटो कॉपी ही कभी करते हैं, या तो ऐसा थोड़े है, चालू तो करना पड़ेगा, वो 1 मिनट टाइम लेगा चालू होने में, रन होने में। तो कोई भी सिस्टम अचानक से रन नहीं हो जाता है, उसको थोड़ा सा टाइम जरूर लगता है। उसके बाद ये जो इक्विपमेंट और सेटअप एडजस्टमेंट लॉसेस हैं, ये दो लॉसेस
आपके बताते हैं अवेलेबिलिटी को, कि मशीन एक्चुअली में कितना अवेलेबल रहा। ठीक है, तो यहाँ पे आप इस फॉर्मूला के हेल्प से निकाल सकते हैं अवेलेबिलिटी। ठीक है, उसके बाद जो स्पीड लॉस है ये आता है आपके परफॉर्मेंस लॉस में। ठीक है ना, कैसे? आइडलिंग एंड माइनर स्टॉपेज, जैसा कि हमने आपको बताया, कभी पानी पीने के लिए जाएगा ऑपरेटर, कभी किसी और काम के लिए, कभी लंच के लिए जाएगा, और रिड्यूस्ड स्पीड, इन दोनों के हिसाब से हम निकालते हैं परफॉर्मेंस ऑफ द इक्विपमेंट। अब ये आपका निकल गया परफॉर्मेंस, थ्योरेटिकल साइकिल टाइम, दैट इज एक प्रोडक्ट बनाने में जो समय लगा, ठीक है ना, और मशीन जितना देर अवेलेबल रहा, ठीक है ना, और कितना क्वांटिटी प्रोड्यूस हुआ, तो इससे आपका परफॉर्मेंस निकल जाएगा। अब आती है बात डिफेक्ट लॉस की, क्वालिटी की बात आ जाती है। एक्चुअल अमाउंट ऑफ क्वांटिटी कितना प्रोड्यूस हुआ और उसमें से कितना जो है डिफेक्टिव निकल गया, उसको आप माइनस कर देते हैं तो क्वालिटी निकल जाती है। और हम पहले ही बता चुके हैं कि 6 मेजर लॉसेस को हम 3 पैरामीटर में डिवाइड कर दिए और इस तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा? ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस। लेकिन यह इतना आसान नहीं है, अभी थोड़ा और समझना पड़ेगा। आइए आगे बढ़ते। अब यदि ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस की यदि हम पैरामीटर्स देखें, ये क्या क्या काम कर सकता है। एक तो आपको हमने ओई निकालने का मेथड बता दिया, अभी फिर हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इसके अलावा ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस मेजरमेंट करने से आपको क्या बेनिफिट्स हैं, ठीक है? तो ये देखिए, सबसे पहला है कि आपकी मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल इक्विपमेंट के ऊपर आसान हो जाता है। आपने पहले से कोई स्ट्रेटेजी बना करके रखी है तो स्ट्रेटेजी आप अलाइंड कर सकते हैं, पैरेलल कर सकते हैं। मशीन्स में या ऑपरेशन में या ऑपरेटर में या कहीं भी शॉप फ्लोर पे कोई बोटल नेक है, कोई जो है मिसमैनेजमेंट हो रहा है, तो दैट यू कैन आइडेंटिफाई विद द हेल्प ऑफ ओई। ठीक है, हिडन कॉस्ट कोई यदि है तो वो भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बेंच मार्किंग कर सकते हैं आप, कंपैरिजन एंड मोटिवेशन। ठीक है, उसके बाद डिसीजन इफेक्टिवनेस, आप डिसीजन ले सकते हैं इसके वैल्यू को देख करके। और आप हिस्ट्री या लुक बैक, दैट मीन्स की बैकग्राउंड, दैट मीन्स की पिछला इक्विपमेंट की हिस्ट्री, जिसको कि आप लॉग बुक से देखते हैं, उससे कुछ आइडिया ले सकते हैं और उस आइडिया से फ्यूचर में आप कुछ प्लानिंग कर सकते हैं, ठीक ना, और अल्टीमेटली इम्प्रूवमेंट के लिए तो है ही। ठीक है, तो इस तरह से आप कोई मेजर करके आप अपने प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। अब इम्प्रूव करने के लिए अब एक दूसरा तरीका जो है, दूसरा फार्मूला आपको बता रहे हैं। ये फार्मूला फिक्स रहेगा, ध्यान रखिएगा, कि ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ अवेलेबिलिटी, परफॉर्मेंस इफिशिएंसी एंड क्वालिटी। अब ये अवेलेबिलिटी, परफॉर्मेंस इफिशिएंसी एंड क्वालिटी निकालने का एक दूसरा आपको मेथड बताते हैं। अवेलेबिलिटी निकालने का, मीन टाइम बिटवीन फेल्यूर माइनस मीन टाइम टू रिपेयर अपन मीन टाइम बिटवीन फेल्यूर। इस फॉर्मूला से आप अवेलेबिलिटी निकाल सकते हैं। परफॉर्मेंस निकालने के लिए रेट इफिशियंसी इनटू स्पीड इफिशियंसी, और क्वालिटी निकालने के लिए टोटल अमाउंट प्रोड्यूस्ड माइनस डिफेक्टिव आइटम। तो इससे आप निकाल सकते हैं। कुल मिलाकर के ये एक और मेथड आपको मिल गया ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस निकालने की, एफिशिएंसी निकालने की। कई सारे मेथड हो सकते हैं बट ओरिजिनल फार्मूला विल नेवर चेंज। हाँ, ये सारे फार्मूला इक्विपमेंट टू इक्विपमेंट वेरी कर सकता है, कंपनी टू कंपनी वेरी कर सकता है। अब यहाँ पे जो हम लोग जनरली बोलते हैं, ठीक है ना, कि अवेलेबिलिटी निकाल रहे हैं, परफॉर्मेंस, ये मेनली जो है जो ऑटोमेशन, ऑटोमेटिक इक्विपमेंट से उसके ऊपर ज़्यादा फिजिबल है, उसके ऊपर ही जो है एनालाइज करते हैं। अब थोड़ा हम लोग डिटेल्ड में देखते हैं, ठीक है ना। इक्वेशन के तहत ये 25 से 30 इक्वेशन हम ले जाएंगे, वहां पे आपको पूरा डिटेल बताएंगे। इससे ज़्यादा डिटेल कहीं किसी किताब में, कहीं किसी नेट पे नहीं मिलेगा दोस्तों। ये मेरा अपना खुद का रिसर्च है, इसलिए मैं यहाँ आपको इतना बता पा रहा हूँ। देखिए, अवेलेबिलिटी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग टाइम माइनस अनप्लान डाउन टाइम। अनप्लान डाउन टाइम क्या है? कि जो शेड्यूल्ड नहीं था, आपको मालूम ही नहीं था कि कितना जो है डाउन टाइम जाएगा। आपको लग रहा था कि ये पूरा का पूरा मशीन चलेगा, लेकिन उसी बीच में ब्रेक डाउन आ गया। दैट इज कॉल्ड अनप्लान डाउन टाइम अपन शेड्यूल्ड ऑपरेटिंग टाइम। इससे आप जो है
शेड्यूल्ड ऑपरेटिंग टाइम माइनस अनप्लान डाउन टाइम जब निकालते हैं तो ये निकल कर के आता है ऑपरेटिंग टाइम। इससे आप अवेलेबिलिटी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ आपने ऑपरेटिंग टाइम निकाला, ठीक है, तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग टाइम माइनस अनप्लान डाउन टाइम। ठीक है, अब परफॉर्मेंस इफिशियंसी की बात कर लें तो परफॉर्मेंस इफिशियंसी आपको हमने बताया कि नेट ऑपरेटिंग टाइम, नेट ऑपरेटिंग टाइम, नेट ऑपरेटिंग टाइम इंटू स्पीड रेटिंग टाइम। अब ये दोनों क्या होता है, तो सबसे पहले आप नेट ऑपरेटिंग टाइम याद कीजिए, आपको हमने बताया था, और स्पीड ऑपरेटिंग टाइम अभी बताएंगे। अब इसको टोटल क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड अपॉन आइडियल साइकिल टाइम अपॉन ऑपरेटिंग टाइम, ये आइडियल साइकिल टाइम, ठीक है ना, और ऑपरेटिंग टाइम, तो ये आपका स्पीड ऑपरेटिंग रेट निकल गया। ठीक है, अब जो है दूसरे लैंग्वेज में आप इसको लिख सकते हैं क्या, टोटल क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड इनटू आइडियल साइकिल टाइम को यहाँ ले लिया है, एक्चुअल साइकिल टाइम से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया है। तो ये जो फार्मूला है आपका किसका हो गया, नेट ऑपरेटिंग रेट का, और ये फार्मूला हो गया आपका स्पीड ऑपरेटिंग रेट का, माने आइडियल कितना था और एक्चुअल कितना आ रहा है। ये जो है आइडियल साइकिल टाइम अपन एक्चुअल साइकिल टाइम को ही जो है हम लोग साइकिल टाइम इफिशियंसी भी बोलते हैं, साइकिल टाइम इफिशियंसी या इफेक्टिवनेस। ठीक ना, ये आपने यहाँ पे निकाल लिया। अब परफॉर्मेंस इफिशियंसी को आपने इस फॉर्मेट में ले लिया, ठीक ना, आइडियल ऑपरेटिंग टाइम क्या हो गया, टोटल क्वांटिटी प्रोड्यूस इनटू आइडियल साइकिल टाइम, और परफॉर्मेंस लॉस निकालना है तो ऑपरेटिंग टाइम, टोटल ऑपरेटिंग टाइम माइनस आइडियल ऑपरेटिंग टाइम। ठीक है, अब ये आपका निकल गया क्या, परफॉर्मेंस इफिशियंसी। अब आप क्या निकाल सकते हैं, क्वालिटी रेट। क्वालिटी रेट कैसे निकालेंगे, टोटल क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड माइनस डिफेक्टिव क्वांटिटी अपन टोटल क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड, ये आप निकाल लीजिए, इससे क्या निकल जाएगा आपका क्वालिटी रेट। ठीक है, अब देखिए, अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका मिल जाएगा ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस। ठीक है, क्या, अवेलेबिलिटी, परफॉर्मेंस एंड क्वालिटी। अब ये जो है आप इसको सॉल्व करेंगे, जो हमने प्रीवियस इक्वेशंस में निकालें उन इक्वेशंस को जब आप रखेंगे तो फाइनल फार्मूला ये आपका आएगा। दैट मीन्स कि स्टैंडर्ड जो फार्मूला आया, वैल्यू एडेड टाइम अपॉन शेड्यूल्ड ऑपरेटिंग टाइम, ये टाइम के टर्म में। अब इसको जो है प्लानिंग फैक्टर के टर्म में, दैट मीन्स कि जो आपका टूल्स है, जो आपका इक्विपमेंट्स हैं, जो मशीन्स हैं, उसका एक्चुअल यूटिलाइजेशन क्या हो, तो उसकी प्लानिंग फैक्टर जो आपने कितना प्लानिंग किया था, ठीक ना, तो टोटल कैलेंडर टाइम और शेड्यूल्ड ऑपरेटिंग टाइम। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ये रिसर्च है, टोटल ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस निकालना हो तो वैल्यू एडेड टाइम अपन कैलेंडर टाइम। अब कैलेंडर टाइम क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, वैल्यू एडिशन टाइम कम होता है, तो इसमें आपका ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस और कम निकलता है। तो ये OEE निकालने के कई सारे फार्मूले हैं, दैट डिपेंड्स कंपनी टू कंपनी, ठीक है ना, मैनेजर टू मैनेजर, ठीक है ना, लेकिन ये आपको जो है टीपीएम इम्प्लीमेंट करने के पहले ये डिफाइन करना पड़ेगा कि आप ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस कैसे निकालने जा रहे हैं, पहला चीज। दूसरा चीज कि सिर्फ आपके सोच लेने से नहीं होगा, आपके कंपनी की प्रायोरिटी क्या है और टाइप ऑफ द इक्विपमेंट क्या है, किस तरह से आप लोग शेड्यूल्ड करते हैं ऑपरेशन को, इन सारे फैक्टर्स को देख करके ही ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस का फार्मूला डिफाइन करना होगा, पहला चीज। दूसरा चीज फिर हम बता दें कि ये फार्मूला आपका फिक्स है हमेशा हमेशा के लिए। अब ये हमने डिफरेंट डिफरेंस निकाल दिए हैं, ठीक ना, कि परफॉर्मेंस कैसे निकालते हैं, ये परफॉर्मेंस इफिशियंसी निकाले, और ये आपका परफॉर्मेंस इफिशियंसी फिर एक नए फॉर्मेट में मिल गया। अगेन टोटल प्रोडक्टिविटी निकालना हो, टोटल प्रोडक्टिविटी निकालना हो तो क्या निकल जाएगा, टोटल ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस, दैट मीन्स ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस आपने निकाला इनटू प्लानिंग फैक्टर कि आपकी प्लानिंग क्या थी। यदि आपकी पहले से ही प्लानिंग हो कि हम 24 घंटा में 24 घंटा काम करेंगे, तब वहीं पे आपके 100% हो गई, तब ये OE और कम निकलेगा। बट एक्चुअल बी वेरी मच रियल, कि यदि आपका प्लानिंग है कि 24 घंटा में 18 घंटा हमारी वर्किंग होनी चाहिए, तो दैट इज फिजिबल। तो जो भी आप कंडीशन रखते हैं दैट मस्ट बी फिजिबल, फिजिबिलिटी चेक पहले कर लेना चाहिए मेरे समझ से, देन ओनली यू कैन कैलकुलेट द प्रोडक्टिविटी
विद द हेल्प ऑफ ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस। तो आपने ये देखा कि ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस किसी भी कंपनी का परफॉर्मेंस या प्रोडक्टिविटी निकालने में कितना ज़्यादा हेल्पफुल है। अब ये ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस के लास्ट हम लोग उसमें आ गए हैं स्टेज में। तो मैं आपको बता दूं कि यह चाहे फुल्ली ऑटोमेटिक ऑटोमेशन इंडस्ट्री हो, दैट मीन्स कि जहाँ पे लेस नंबर ऑफ एम्प्लॉय हो, मशीनें ऑटोमेटिक है, कैड कैम सीम जो है इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग, फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग, ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंटेड है, वहाँ तो आप कर ही सकते हैं। दूसरा ऑफिस में भी, सर्विस सेक्टर में भी ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस इक्वली एप्लीकेबल है। और कुल मिलाकर के यदि हम लेटेस्ट ऑटोमेटिक मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी की बात करें, मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, तो वहाँ ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस इज वेरी मच रिक्वायर्ड एंड implemented for the benefit of the company. At last but not least, जो हर चीज़ की जो है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज बहुत कॉमन होती है, लेकिन ठीक है ना कि जब वॉल्यूम प्रोडक्शन ज़्यादा हो, जहाँ पे इकोनॉमी इम्पोर्टेंट हो, जहाँ पे परफॉर्मेंस इम्पोर्टेंट हो, वहाँ पे ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस जो है यूज करना ही करना चाहिए। एडवांस मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी की एक्चुअल पोटेंशियल बेनिफिट लेने के लिए, ठीक ना, स्ट्रेटेजिकली यू हैव टू इम्प्लीमेंट ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस। तभी आप जो है एक्चुअल जो एडवांस मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी है उसका बेटर परफॉर्मेंस लेने के लिए आपको परफॉर्मेंस मेजर करना ही करना होगा। ठीक है ना, आपके फर्म में कितनी इनोवेटिवनेस है, कितनी क्रिएटिविटी है, लोग कितने सेटिस्फाइड हैं, इन सब चीज़ों का जो है इम्पैक्ट कहीं ना कहीं अवेलेबिलिटी ऑफ द मशीन पे आता है, परफॉर्मेंस ऑफ द मशीन पे आता है, क्वालिटी पे आता है। यदि इन चीज़ों को आप जो है फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है ना, तो यू कैन नॉट लीड इन द मार्केट। बी वेरी जो है बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट द ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस। और दूसरा एक चीज और लास्ट हम बताना चाहते हैं कि जैसा कि हमने आपको बताया कि ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस इज रिलेटेड टू द टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस, बट इट इज नॉट नेसेसरी दैट कि जहाँ पे टीपीएम होगा वहीं पे ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस आप यूज कर सकते हैं। ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस आप इंडिपेंडेंटली भी यूज कर सकते हैं विदाउट टीपीएम प्रोग्राम। नॉट लिस्ट, अगेन आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू कि जहाँ भी जो भी टॉपिक पढ़ना है आप हमेशा प्ले लिस्ट में जाकर के सीक्वेंस में आप टॉपिक देखिए, उनका अध्ययन कीजिए, अपने ज्ञान का संवर्धन कीजिए, इनरिच योर नॉलेज, शार्प योर स्किल एंड डेवलप द कैलिबर एंड फाइनली शेप योर कैरियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑसम वीडियो। और इसके लिए हमें बोलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। और साथ ही आप सदा स्वस्थ रहें, मस्त रहें और मुस्कुराते